हाँ, आज अपन बात करेंगे आपके फिजिक्स के चैप्टर 13 की। और इस वीडियो में बहुत कुछ खास है आज। कैसे कि जिसने अगर आज का ये वाला वीडियो देख लिया तो इस चैप्टर में आपको इसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में तो मैं आपको छोटे क्वेश्चन नहीं लगवाता, लेकिन इस चैप्टर को ध्यान से सुनो। ये जो आपका चैप्टर 13 है, चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स का, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले। पहली बात तो ये 8 नंबर का है, 8 मार्क्स, बहुत बड़ी चीज़ है। 8 नंबर का ही चैप्टर है। इसके अंदर अपन क्या क्या लेने वाले हैं, एक तो अपन इसी चैप्टर के अंदर एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दूसरा आपको इसी में वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब एक लाइन वाले क्वेश्चन, वो भी आपको मिल जाएंगे, उनके भी आंसर लिखे हुए हैं, इसके भी आंसर लिखे हुए हैं। और फिर 4 से 5 लाइन भी है, और मतलब इसको जिसको अपन ऐसे क्यों बोल सकते हैं, मतलब लघुतरात्मक बोल सकते हैं, वो लघुतरात्मक प्लस निबंधात्मक, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा 101%। निबंधात्मक का मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पक्का 100%, और वही आएगा जो मैं बताऊंगा। इस फिजिक्स की तो गारंटी है। बस इनको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, सब कुछ इस चैप्टर के अंदर है। इनके तो आंसर भी है, इन बड़े वाले के कुछ के लॉन्ग वगैरह के जो कि मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको देखना है। बहुत ईजी है, इसलिए पहले इनको समझो। और प्लस न्यूमेरिकल भी, हाँ 2 न्यूमेरिकल भी है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इन दोनों न्यूमेरिकल को भी मैंने सोल्व कर दिया आपके लिए, ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल को भी मैंने सोल्व कर दिया है। तो सिर्फ 4-5 क्वेश्चन ही देखने हैं, बाकी न्यूमेरिकल भी सोल्व कर दिए, ठीक है। 2 ही न्यूमेरिकल है, बस उनको अच्छे से समझ लोगे तो उसके बाहर कुछ नहीं है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से, एक एक चैप्टर बनाऊंगा फिजिक्स के, एक के पोस्टमार्टम करेंगे, उनको बहुत अच्छे से आपको रिवीजन करके जाना है। कहीं पर भी सिंगल मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं है अगर इस अकॉर्डिंग स्मार्ट स्टडी आप करोगे तो, ठीक है। तो अब अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो बड़े वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। प्रिंट है, इन्हीं में से आएगा 100%। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। सारी बातें हैं। एक तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, चाहे वो विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर हो, चाहे वो आपकी इसकी बात करूँ मैं विद्युत जनित्र हो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर हो, या फिर अपन इसकी बात कर लें कोई सा भी, उनका प्रिंसिपल जरूर याद कर लेना, सिद्धांत, ठीक है, अलग से पूछा जाता है। हर किसी का सिद्धांत, जब आप उसको आंसर लिख रहे होंगे तो स्टार्टिंग में सिद्धांत लिखते होंगे, प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल अलग से भी 2 नंबर में पूछा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे इसके अंदर पूछा है सिद्धांत, इसका सिद्धांत और कार्यविधि, तो ये सिद्धांत अलग से भी पूछा जा सकता है। प्लस ये विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, जैसे अलग से एक क्वेश्चन और डाल दिया तो ये भी अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इस एक क्वेश्चन को इसको बहुत अच्छे से कर लेना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का है। पूरा एज इट इज आ जाएगा तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। Draw label diagram of an electric motor. Explain its principle and working. What is the function of a splitting in the electric motor? ठीक है। सेकंड है विद्युत जनित्र का, आपको आरेख खींचते हुए विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत लिखना। वापस वही क्वेश्चन है, इसका बस यहाँ पर विद्युत जनित्र है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, सिद्धांत कार्यविधि स्पष्ट करनी है। और इसमें जो ब्रश होते हैं, नीचे ब्रश लगे होते हैं ना, डायग्राम जो बनाओगे आप, उन ब्रशों का क्या मतलब काम है, कार्य है। एक्सप्लेन द underlying principle and working of an electric generator by drawing a label diagram. What is the function of brushes? ब्रश के क्या क्या काम है वो। तीसरा धारावाही परिनालिका, आरबीएससी के बोर्ड में 2-3 बार रिपीट क्वेश्चन है ये। धारावाही परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाएं खींचनी है, डायग्राम बना के दिखाना है। और ये भी थोड़ा सा देख लेना कि धारावाही परिनालिका क्या होती है, उसके बारे में 2-3 लाइन भी लिख देना। तो अलग से पूछा भी गया था, धारावाही परिनालिका भी पूछी गई थी अलग से, यानी कि सोलेनोइड भी अलग से पूछी गई थी, प्लस उसका डायग्राम भी अलग से पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन रिपीट हैं। तो ड्रॉ मैग्नेटिक फोर्स लाइन ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, ठीक है। चौथा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने बहुत अलग लैंग्वेज, हालांकि मैं इसको चाहता, ध्यान से समझना ना, मैं इसको चाहता तो सीधा सीधा लिख सकता था, राइट हैंड का नियम और लेफ्ट हैंड का नियम लो, और राइट हैंड का नियम, वो हो जाएगा अपना राइट हैंड थंब रूल, हाँ तीनों। लेकिन तीनों ही सीबीएसई के एग्जाम में पूछे गए, लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछे गए। इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ना, लेकिन इस लैंग्वेज को भी समझते हुए चलना। और फिजिक्स में वरना उलझ जाओगे, इजी बहुत है लेकिन उलझना मत। जैसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम लिखिए। स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए। फर्स्ट है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा रूल है, समझ गए। तो अपन को याद, अगर ये रूल याद है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, तो अपन इजीली याद कर लेंगे, क्योंकि इसने कहा किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न है, तो वो तो कौन सा थंब रूल ही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो मैंने हालांकि ब्रैकेट में लिख दिया है, हालांकि उस एग्जाम के अंदर ही लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अभी तो मैंने आपकी हेल्प कर दी है
एग्जाम में इतना सा ही लिखा होता है, इतना सा और इतना सा, बस ये जो मैंने ब्रैकेट में मैंने खुद ने लिखा है ताकि आपको अभी तो पता चल जाए, लेकिन एग्जाम के अंदर ध्यान रखना अगर ये ना भी लिखा हुआ है तो ये डेफिनेशन से पहचान लेना, ठीक है। सेकंड है किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, तो ये वाला फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, वामहस्त नियम भी बोलते हैं इसको, वाम मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है। यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान रखना इंग्लिश में तो लेफ्ट हैंड रूल है और हिंदी में दो नाम हो सकते हैं, यहाँ पर वामहस्त, वाम का मतलब लेफ्ट हैंड होता है, बायां। तीसरा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा, तो ये वाला फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। यानी करंट इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें तीनों बातें आ गई। एक तो एक राइट थंब रूल आ गया, यानी कि दक्षिण हस्त नियम आ गया, लेफ्ट हैंड रूल आ गया यानी कि बाएं हाथ का आ गया, और राइट हैंड रूल आ गया मतलब दाएं हाथ का, तीनों आ गई, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है भू संपर्क तार का क्या अर्थ है। आपने देखा होगा तीसरा जो वायर होता है जो ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का, वो भू संपर्क तार होता है। तो भू संपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में भू संपर्कित करना आवश्यक क्यों है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ कॉन्टैक्ट वायर, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विथ मेटल कवर्स। फिर छठा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, रिपीट क्वेश्चन है, व्हाई डू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और सातवें गैल्वेनोमीटर, डेफिनेशन छोटा सा आंसर इसका, तो गैल्वेनोमीटर किसने कहते हैं, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर कॉल्ड। 7 क्वेश्चन, सिर्फ 7 क्वेश्चन। अब 2 ले लेता हूँ न्यूमेरिकल, बस इनको आज के वीडियो अगर आप पढ़ के चले गए ना तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देख लो 2 न्यूमेरिकल, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों न्यूमेरिकल। इन 2 ही न्यूमेरिकल को पढ़ के जाना है बस, इस चैप्टर में ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांस नहीं है, लेकिन हाँ इनको अगर आपने समझ लिया तो इस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं या फिर यही आ सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ जो कि 220 वोल्ट का है उसमें चलाया जाता है, परिचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। पहले समझा दूंगा। एन इलेक्ट्रिक ओवन 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज ऑपरेटेड इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि 220 वोल्ट का है, दैट हैज अ सर्किट रेटिंग 5 एम्पीयर है। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट एक्सप्लेन। देखो पहली बात ये कि जो हमारे पास ओवन है ना वो 5 एम्पीयर तक की लाइट ले सकता है, ये हाईएस्ट कैपेसिटी है उसकी। और आपसे वो पूछ रहा है कि इस तरीके का है तो एक बार आप इसकी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा निकालो और बताओ कि क्या ये 5 एम्पीयर का है था और आप भी 5 एम्पीयर लाइट दे रहे हो क्या। तो हमने जैसे आंसर सोल्यूशन करना शुरू किया, गिवन हमें दिया हुआ था P बराबर 2 किलोवाट, साफ साफ लिखा हुआ है P मतलब पावर, शक्ति। आप चाहो तो फुल फॉर्म में लिख सकते हो शक्ति, P पावर, ब्रैकेट में P लिख देना 2 किलोवाट, और 2 किलोवाट को कन्वर्ट कर दिया अपने वाट में, तो आपको पता ही है 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं, तो ये 2000 वाट हो गया P, तो P तो हो गया 2000 वाट और V दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। और हम अच्छी तरह जानते हैं I बराबर P/V फॉर्मूला होता है, ठीक है, शक्ति बटा पावर बटा विभवांतर या वोल्टेज। तो 2000 वोल्ट है, 220 वोल्टेज है, 0 से 0 काटोगे, सिंपल कर लेके 2 के टेबल से काटोगे तो 9.09 एम्पीयर आता है। क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। एक बात बताओ, अपने पास ओवन की कैपेसिटी कितनी थी, 5 एम्पीयर की, जबकि अपन लाइट कितनी दे रहे हैं, 9.09 एम्पीयर लाइट दे रहे हैं, तो क्या होगा, सीधी सी बात जलेगा। कैसे जल जाएगा, क्योंकि भयंकर 5 एम्पीयर से ज़्यादा ले ही नहीं सकता ना पावर, उससे ज़्यादा अगर आप पावर दे रहे हो तो वो क्या होगा, फिर वो गल जाएगा, उसका जो अंदर फ्यूज़ है वो गल जाएगा और गल के वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। इसने यही पूछा कि आप कैसी अपेक्षा करते हैं रिजल्ट की, तो लिखना है एज द करंट रेटिंग ऑफ द सर्किट इज गिवन 5 एम्पीयर। हमें साफ साफ दिया हुआ है कि विद्युत धारा का अनुमतांक 5 एम्पीयर है, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज मोर 9.09 एम्पीयर, जबकि इसके अंदर जो विद्युत तंदूर में इससे बहुत अधिक धारा ले रहा है, जबकि हम तो 9.09 की लाइट दे रहे हैं उसको। तो इससे क्या होगा कि द फ्यूज इन द सर्किट मेल्ट्स, वो गल जाएगा, एंड सर्किट इज ब्रोकन, और वो टूट जाएगा, ठीक है। तो जिससे अति भारण हो जाएगा और फ्यूज गल जाएगा और विद्युत पथ अवरोधित हो जाएगा, मतलब लाइट कट जाएगी। जैसे फ्यूज उड़ जाता है ना कि लाइट चली गई, अपन फिर MCU में से जाके वापस ऑन करते हैं, तो वो सिस्टम है, ये होता है सिस्टम, ठीक है। तो अगर ज़्यादा वोल्टेज दोगे जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा, तो इस तरीके, तो अब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा, थोड़ा बहुत घुमा फिरा दे देगा, फिर एज जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक ही रिपीट क्वेश्चन आया हुआ है, एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पीयर का फ्यूज़ है, 5 एम्पीयर का पहले से दिया हुआ कि फ्यूज़ है, और 100 वोल्ट आपकी पावर है, 220 वोल्टेज है, उसके अधिकतम बल्बों की संख्या
होगी जिसका इस परिपथ में सुरक्षित उपयोग कर सके। कितनी होगी वो बताना है, संख्या कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हैज़ ए फ्यूज 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वोल्ट या फिर 220 वोल्टेज बल्ब्स दैट कैन बी सेफली यूज्ड इन द सर्किट। बहुत ईजी है, कंडीशन पे पूरा ध्यान रखेंगे। पावर शक्ति P 100 वाट दे रखी है और दो चीज़ दे रखी है, ये दे रखा है V दे रखा है 220 वोल्ट, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। 220 वोल्टेज है, 100 वाट है, ठीक है। वोल्टेज मतलब V से दिखाते हैं उसको, और हम जानते हैं अब हमें निकालना है I, तो P/V जैसा इसमें लगाया था फॉर्मूला, तो P/V, P मतलब 100 वाट बटा 220, 0 कट गया तो 5/11 आएगा। चाहते तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, 0 पॉइंट कुछ आता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी अपन इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नीचे आएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में जब I का फिर से यूज होना हो, पूरी बात सुनना, जब इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का फिर से आप आगे कहीं जाके यूज होना हो तो आप उसको पॉइंट में चेंज मत करो, वहीं छोड़ दो ताकि काटने में ईजी पड़े। तो नंबर ऑफ बल्ब दैट कैन बी सेफली ऑपरेटेड थ्रू ए 5 एम्पियर फ्यूज, ये कंडीशन है कि 5 एम्पियर फ्यूज, इसमें भी कंडीशन दे रखी है, विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का ही फ्यूज है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो अब यहाँ मैंने n लिखा है, n का मतलब नंबर ऑफ बल्ब, कि कभी भी किसी की भी संख्या अगर निकालनी हो तो उसको n माना जाता है। साइड में लिख सकते हो n बराबर नंबर ऑफ बल्ब, यानी बल्बों की संख्या, n इंटू ये हमारी लाइट जो हम भेज रहे हैं, नंबर ऑफ बल्ब जितने भी होंगे उसको इतनी लाइट भेजेंगे, हाईएस्ट 5, वो 5 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ कंडीशन मेंशन है कि 5 एम्पियर का ही फ्यूज है, 5 एम्पियर से ऊपर लाइट भेज नहीं सकते, भेजोगे तो फिर ये वाली कंडीशन हो जाएगी, फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है, मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा, और ब्रोकन मतलब टूट जाएगा। तो इतना नंबर ऑफ बल्ब जो भी होंगे, अभी नहीं पता इसलिए n लिख दिया, इनटू कितनी लाइट भेज रहे हैं वो, और 5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो है, मतलब ये हमारे बल्ब की पावर ही 5 एम्पियर के बराबर होनी चाहिए, वही है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो नंबर एक तरफ कर देंगे, तो 11 ऊपर 5 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे इधर जाके, तो 5 से 5 कट के तो n बराबर 11 आ गया, सॉरी 11, ये 5 नहीं है 11। अब जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया उसका तो फिर कोई समझ गया आप। तो n बराबर 11 आता है, 11 बल्ब बनेंगे, देयरफॉर 11 बल्ब इसका आंसर हो जाएगा। 11 बल्ब इजीली सेफली आप चला सकते हो 5 एम्पियर की लाइट के अंदर। तो बहुत ईजी है, दोनों क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच लगेंगे, तो दोनों ही बोर्ड के एग्जाम में 2-2 साल के गैप में, 1-1 साल गैप में आए हुए हैं, रिपीट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ऐसा ही न्यूमेरिकल आपके वहाँ पर आना है, 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का आएगा। इनको बहुत अच्छे से कर लो। अब अपन लेते हैं वन लाइनर और MCQs, बस उसके बाहर ओवरऑल इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना है, जितना भी टाइम का ये वीडियो है उसको अच्छे से पढ़ लो, बस उसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो पहले MCQs देख लेते हैं अपन। फर्स्ट है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, मतलब ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। फर्स्ट है, शून्य होता है, इज 0, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, डिक्रीज एज वी मोर टुवर्ड्स इट्स एंड। और तीसरा, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज एज वी, उसमें डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज है, मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। और चौथा है, सभी बिंदुओं पर समान होता है, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। बस आपको आंसर इसके अंदर बताना था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, यानी डिक्रीजेज एज वी मोर टुवर्ड्स इट्स एंड, ठीक है। सेकंड, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करने पर परिवर्तित हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट्स मूव्स फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन 4 है द्रव्यमान यानी कि मास, स्पीड यानी कि चाल, सी वेलोसिटी वेग, और डी है मोमेंटम यानी कि संवेग, और ई है वेग तथा संवेग दोनों, यानी कि बोथ वेलोसिटी एंड मोमेंटम। बिल्कुल सही है दोनों, ई इज द राइट आंसर आपके सेकंड क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा। तीसरा, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि जिसको अपन अल्फा कण के नाम से जान सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। मतलब ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि अल्फा पार्टिकल लेके चल रहे हैं अपन, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, किस तरफ मूव करेगा वो, दक्षिण की ओर यानी कि टुवर्ड्स साउथ, या फिर टुवर्ड्स ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर, या फिर डाउनवर्ड्स यानी कि अधोमुखी, या फिर अपवर्ड यानी कि ऊपरी मुखी। ये आपको इसका आंसर देना था, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, ऊपरी मुखी यानी कि अपवर्ड, डी, ठीक है। फोर्थ है, तांबे की तार वाला, हाँ ये थर्ड हो गया। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। रेक्टेंगुलर कोइल ऑफ कॉपर वायर्स इज रोटेटेड इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चार्ज वंस इन ईच। ऑप्शन 4 है, 2 रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन यानी कि 1, या फिर आधा, हाफ रिवोल्यूशन,
या फिर चौथाई 1/4 रिवोल्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, इसमें हो जाएगा हाफ रिवोल्यूशन यानी कि आधा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 4-5 क्वेश्चन मैंने बुक से भी लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला है कि निम्नलिखित में से किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ऑप्शन 4 है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर। या फिर सेकंड है, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है। या फिर तीसरा, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होता है। या फिर डी, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसंट्रेटिंग सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर, यानी कि कॉन्सेंट्रिंग है वो चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय जो क्षेत्र रेखाओं का जो केंद्र है वो तार होता है। बिल्कुल सही, डी राइट आंसर है इसका। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन द वायर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डी इज द राइट आंसर। ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। सेकेंड है, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू ए कोइल, यानी किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। या फिर सी, ए प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कोइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन ए मैग्नेट एंड द कोइल, यानी कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। या फिर डी है, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कोइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, यानी किसी विद्युत मोटर की जो कुंडली है उसको घूर्णन कराने की प्रक्रिया। इसका आंसर होगा सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच वाला, ठीक है। तो सेकंड में सी इज द राइट आंसर, प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट वाला। तीसरा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि द डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर, यानी कि जनित्र, गैल्वेनोमीटर, या फिर एमीटर, या फिर मोटर, ठीक है। सबका आंसर सही होना चाहिए जनरेटर, यानी कि विद्युत मोटर में अगर कोई युक्ति है वो है जनरेटर, यानी कि जनित्र। ए इज द राइट आंसर। फोर्थ है, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, यानी कि द इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट। फर्स्ट है, एसी जनरेटर हैज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइल ए डीसी जनरेटर हैज़ परमानेंट मैग्नेट, यानी एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी में स्थायी चुंबक होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने, चौथे के अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए एसी जनरेटर, डी इज द राइट आंसर। एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग वाइल द डीसी जनरेटर इज ए कम्यूटेटर। एसी जनित्र में सर्पी वाले होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ये मेन डिफरेंस है, डी, ठीक है। पांचवा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी कि लघु पतन का मतलब जब फ्यूज उड़ जाता है उस टाइम, ठीक है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। ऑप्शन 4, रिड्यूस सब्सटेंबिलिटी, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली, या फिर वेरी कॉन्टिन्यूसली, निरंतर परिवर्तन होता है, या फिर बहुत कम होता है, परिवर्तन होता है बहुत अधिक होता है। तो इजीली आपका आंसर आ गया होगा इंक्रीजिंग हैवीली, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये 5 तो ऑप्शन वाले थे। अब एक क्वेश्चन और है इसके अंदर लास्ट, जो आपका ट्रू फॉल्स वाला है, लेकिन ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, ए इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबको पता होगा, यानी विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है कि नहीं। विद्युत मोटर है वो खुद विद्युत लाइट है, तो वो विद्युत को किस में करेगी, यांत्रिक को नहीं, विद्युत को यांत्रिक में करेगी, उल्टा बोल दिया, तो ये फॉल्स है। सेकंड, एन इलेक्ट्रिक जनरेट, फॉल्स का मतलब ए सत्य है। सेकंड, एन इलेक्ट्रिक जनरेट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। सी, द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, यानी कि किसी लंबी वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती है, बिल्कुल सही है, ट्रू। और चौथा है, वायर विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर, का मतलब इसमें लाइट हो, करंट वाला वायर, उसको लाइव वायर या लाइव वायर बोलते हैं उसको, लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतन में तार होता है, गलत। हरे वाला हमेशा कोई, जो हरे वाला तो वो होता है जो ज़मीन में अपन भू संपर्क तार होता है, तो ये हो गया फॉल्स। तो पहला फॉल्स है और चौथा फॉल्स है, बाकी दोनों बीच वाले सी और डी ट्रू है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए अपने पूरे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये दो क्वेश्चन लेके हमने 11 और 12 दोनों एक साथ में ही है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछे अगर एग्जाम के अंदर आपसे, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दो इसके मात्रक होते हैं, ऐसा यूनिट होते हैं। एक तो होता है MKS पद्धति में, ठीक है, एक होता है CGS पद्धति में। एग्जाम आएगा इन MKS या फिर इन CGS। अगर ऐसा आता है तो MKS में तो होता है टेस्ला और CGS के अंदर होता है गॉस, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाना। बस अगर वहाँ पर लिखा हुआ नहीं हो तो फिर आप टेस्ला लिख के आ जाना, या फिर MKS CGS का नाम हो तो फिर टेस्ला और गॉस आपको अलग अलग लिख के आना है, ठीक है। अब लेता हूँ वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें पहला है किसी उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है, किसके द्वारा? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। विच डिवाइस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट? गैल्वेनोमीटर। सेकंड है हमारे देश में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा कितने सेकंड पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है, बदल लेती है? 2, तो 1/100 सेकंड, 1/100 सेकंड्स, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स डज द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड इन आवर कंट्री रिवर्स इट्स डायरेक्शन? तीसरा, समान चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि वो डू सिमिलर मैग्नेटिक फोर्स जो तो रिपल्स या फिर प्रतिकर्षण, ठीक है, दूर जाना। आकर्षण का मतलब पास आना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बंद वक्र यानी क्लोज्ड का बिल्कुल सही है। 5वें, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। परमानेंट मैग्नेट आर मेड, किससे बनाए जाते हैं? इस्पात के बनाए जाते हैं, यानी कि आयरन के बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो, कुंडली को चुंबक के सापेक्ष स्थिर रखने पर गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप होता है? व्हाट इज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द कॉइल इज हेल्ड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेट? तो 0, शून्य होता है। आंसर मैंने साथ में लिख दिए। सातवां, जनरेटर कौन से प्रकार की धारा उत्पन्न करते हैं? व्हाट टाइप ऑफ करंट टू जनरेटर्स जनरेट? तो AC और DC दोनों करते हैं, ठीक है। विद्युत रोधी धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? हाउ डज अ करंट कैरिंग वायर बिहेव? तो वो मैग्नेट की तरह करता है, चुंबक की तरह करता है। 9वां है सामान्यतः विद्युन्मय तार प्रयोग करना चाहिए, जनरल इलेक्ट्रिक वायर बोल दो चाहे लाइव वायर बोल दो, शुड बी यूज्ड, तो वो हमेशा लाल रंग का होना चाहिए ताकि इजीली पहचान रहे, रेड कलर में। 10वां, फ्यूज तार का गलनांक, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर, वो कम होता है ज़्यादा होता है? तो कम होता है, डिक्रीज। और 11वां, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये नियम किसने प्रतिपादित किया था? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग वायर, वो प्रोड्यूस दिस रूल, तो ये नियम दिया था आस्टेन ने, ठीक है, या फिर ऑस्टेड बोल दो, स्पेलिंग इंग्लिश में थोड़ी अलग हो सकती है। 12वां, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस पर कार्य करता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन विच द इलेक्ट्रिक करंट, तो वो थर्मल इफेक्ट पर करता है, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। 13वां, मुक्त अवस्था में लटकाने पर चुंबक किस दिशा को प्रदर्शित करता है? सब जानते हो, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में। विच डायरेक्शन डज द मैग्नेट शो व्हेन सस्पेंडेड इन द वायर स्टेट, फ्री स्टेट? तो इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। 14, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो किस ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती है? तो नॉर्थ पोल से, उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। तो मतलब फ्रॉम विच फॉल टू डू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सीम टू ओरिजिनेट द नॉर्थ पोल। 15, किस करोड़ से अधिक शक्तिशाली चुंबक बनाया जा सकता है? तो नरम लोहे का जो करोड़ होता है, नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, नरम लोहे के करोड़ से, यानी कि विच कोर मैक्स ए मोर पावरफुल मैग्नेट, तो वो हो जाएगा फ्रॉम सॉफ्ट आयरन कोर। 16वां, हमारे देश में धनात्मक और ऋणात्मक तारों के बीच में कितना विभव पाई जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चन है सीधे सीधे। हाउ मच पोटेंशियल इज देयर बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स इन आवर कंट्री? तो वह 220 वोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। और ये भी पूछा गया MRI का पूरा नाम, ठीक है, यानी कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MRI? तो चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और 18वें, जनित्र किसे कहते हैं? तो जनित्र की डेफिनेशन लिखनी, जनित्र वह युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि हु इज द जनरेटर? तो आंसर हो जाएगा ए जनरेटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही 19वां है 19, विद्युत चुंबकों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो रेडियो में किया जाता है, स्पीकरों में किया जाता है, कंप्यूटरों में किया जाता है। 2-3 एग्जाम्पल बहुत है। तो वेर इज इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज? तो रेडियो, स्पीकर, कंप्यूटर। अगला आ सकता है 20वां की विद्युत कुचालकों को 2 उदाहरण दीजिए, यानी कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, तो मतलब जिसमें लाइट करंट नहीं आता, तो वो लकड़ी, वुड है और रबड़ है, ठीक है। 21वां, किन्हीं 4 उन यंत्रों के नाम लिखो जिनमें विद्युत चुंबक प्रयोग होता है, ठीक है। हालांकि अपने ऊपर ले लिया वाला क्वेश्चन, फिर से आगे विद्युत, तो 4 नाम ले लिए तो लिख देते हैं, एक ज़्यादा लिख देना, विद्युत स्पीकर, टेलीग्राफ, कंप्यूटर, रेडियो। नेम एनी 4 डिवाइसेज इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज? इलेक्ट्रिक, स्पीकर, टेलीग्राफ, कंप्यूटर, रेडियो। रिपीट है क्वेश्चन। 22वां, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिपारण से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो घर में अगर तो आपको पता है, तो MCV होती है, एक फ्यूज़ होता है, 2 हमेशा अपन को सावधानी रखनी चाहिए, तो फ्यूज़ और MCV।
यानी कि व्हाट आर द 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग इन ए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हो जाएगा फ्यूज एंड एमसीबी। 23 में है कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, 2 टाइप्स, फर्स्ट एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी यानी कि दिश धारा डायरेक्ट करंट। 24 है फ्यूज कैरियर क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज़ ए फ्यूज कैरियर, तो देखो ये है कि ये एक चीनी मिट्टी का एक खोल होता है जिसमें तांबे के 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, जिसमें तांबे के 2 पॉइंट होते हैं और इन दोनों को फ्यूज तार की तरह जोड़ देते हैं, इस खोल को ही फ्यूज कैरियर कहते हैं। इट इज़ ए porcelain shell in which there are 2 points of copper, they 2 are connected by fuse wire, this shell is called the fuse carrier। और लास्ट 25 में किसी कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन के कारण उसमें प्रेरित विद्युत धारा होती है, इस मूल परिगणना का मान लिखिए। सीबीएसई में क्वेश्चन आया बोर्ड में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं इस घटना को, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ कॉइल एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इट, राइट द वैल्यू ऑफ दिस बेसिक फिनोमेना, तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 25 मैंने वन लाइनर बना दिए हैं। जितने भी 10-12 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज हो गए, 7 क्वेश्चन बड़े हो गए, 2 हो गए न्यूमेरिकल। इसको जिसने अच्छे से पढ़ लिया 8 में से 8 नंबर इस चैप्टर में आपको मिलने वाले हैं। एग्जाम बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसे छोटे छोटे मैं आपको जो कैप्सूल देता जा रहा हूँ उनको ढंग से अगर कर लिया तो एग्जाम बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ईजिली अभी भी स्मार्ट स्टडी करके आप 5-6 महीने की स्टडी को एक दिन में कर सकते हो। बस स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, क्या छोड़ा जाए क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो आपको एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके।